Welcome back, my friends. Today's topic is from the optics. Now we want to find a formula for the refraction across a spherical surface. There are two cases for concave surface and convex surface. First of all, we have to discuss about the concave surface. So please note down the heading named refraction formula for concave spherical surface. अब मैं आपके सामने कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस ले रहा हूं. देखिए, कॉनकेव बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ऐसा केव जैसा स्ट्रक्चर, ये स्फेरिकल है यानी किसी स्फीयर से कट करके बनाया हुआ है. इसका लेफ्ट साइड जो हमारा होगा इसको हम रेयरर मीडियम ले लेंगे या फिर आप कह दें एयर है, और जो सेकेंड साइड है उसको हम डेंसर मीडियम कह देंगे या फिर हम कह देंगे ग्लास है. रिफ्रैक्शन फॉर्मूला बनाने से पहले मैंने इस स्फीयर का कहीं सेंटर कंसीडर कर लिया सी पर, और सेंटर से जो रेडियस जाएगी आगे उस सरफेस के लिए अगर कहा जाए तो नॉर्मल का काम करती कि नहीं करती, बताओ भाई. रेडियस विल बी नॉर्मल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर और टेंजेंट ऑफ द सर्कल. एक ऑब्जेक्ट कहीं भी पुट कर दीजिए आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने यहां पुट कर दिया, यहां से एक लाइन भेज दीजिए आप. ये हमारी कोई ऑप्टिकल रे है जो इस पॉइंट पर इंसिडेंस होगी. इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद इसे कहां जाना है बताओ. अच्छा, डेंसर मीडियम में. व्हेन ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम द रेयरर गोज टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल. तो ये लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी. थोड़ा सा जिगजैग हो गई, मैं इसको स्ट्रेट कर दे रहा हूं. आप स्केल लगा करके यूज करिए, मैंने थोड़ा सा. अब देखो, इसको जाना तो ऐसे चाहिए एक्चुअली. अगर मीडियम ना चेंज होता तो स्ट्रेट ऐसे चली जाती कि नहीं बताओ. बट ये बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, डेंसर में जा रही ना, तो थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड हो जाएगी. तो इसका जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो थोड़ा ऐसे बेंडिंग ले लेगी अंदर की तरफ. इसी वाली लाइन को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे. आगे जा ही रही है, बैक साइड ले आइए इसको, बैक वापस. तो जब इस लाइन को ये जो बेंड होकर के नॉर्मल की तरफ गई थी पीछे प्रोड्यूस कराएंगे आप देखो, तो यहां का इंटरसेक्शन होगा इसका कि नहीं होगा बताओ. इट अपीयर टू कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट. ये वाला मैं बैक लाया हूं, ये जो गई है बेंड होने के बाद, इसको हमने ऑब्जेक्ट बोल दिया है. ध्यान से समझते रहना जरा. यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. सब कुछ डायग्राम का खेल है. अगर आपको डायग्राम फॉर्मेशन और डिस्कशन समझ में आ जाएगा तो ये डेरिवेशन बिल्कुल आपको इजी लगेगा. एक प्रूविंग है बड़ी सी. अगर डायग्राम नहीं समझ पाए, उसमें कंफ्यूजन हो गया तो आप फंस जाएंगे. खैर, कोशिश करिए, मैं दोबारा समझा दूंगा. ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया अपने आप से. इसकी हाइट को आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने एच ले लिया. ये नॉर्मल जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ उसको एम बोल दिया. ये पॉइंट हमारा पोल कहलाता है, इसलिए पी बोल दीजिए. इस सरफेस को आप चाहें तो एम एम डैश कह दें या जेड जेड डैश कह दें. इस तरीके से हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं. जो लाइट रे जाएगी ध्यान रखिएगा, उसमें एरो जरूर बनाइएगा. ये रे नहीं है, ये जो सीएन है ये रे नहीं है, ये नॉर्मल है. और जो ओ से ये इंसिडेंट हुआ, इस पॉइंट का नाम भी कुछ दे दीजिए, ए पॉइंट दे दिया. जहां पर ये पूरा खेल हो रहा है उसका पॉइंट का नाम क्या है, ए. तो ओ ए हमारी रे ऑफ इंसिडेंस हो गई. और जो हल्का सा बेंड हो गई है एन, ये क्या है, रिफ्रैक्टेड रे. क्या है, रिफ्रैक्टेड रे. अच्छा, एक बात बताओ, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बिटवीन जो एंगल होता है उसको आप क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस. सिंबल क्या बनाते हो, आई. क्या बनाते हो. तो देखो, ये हमारा इंसिडेंट है और ये नॉर्मल है. इनके बिटवीन जो एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल है कि नहीं बताओ. इसको हम आई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे. मैंने यहां पर लिख दिया आई, इस जगह पर साइड में है ये वाला. इतना तो समझ ही रहे हो आप लोग. अच्छा, जो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बिटवीन होता है उसको क्या बोलते हो, आर. तो ये मैंने आर बोल दिया. कोई डाउट क्या इसकी तक बताओ समझने में. ये जो बेस एंगल हैं इनके लिए आप ऑर्डर याद रखिएगा. ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा अल्फा, इमेज जहां बनेगी उसके लिए हमेशा बीटा लीजिए, और जो नॉर्मल वाली लाइन है उसके लिए गामा लीजिए. समझना जरा बात को. ये हमने इनकी लेबलिंग कर दी है. अब देखो, एक कोई पर्टिकुलर, जैसे इस आर को मैं आपको बता दूं, ये जो आर बना हुआ है, जरा इस पे ध्यान देना प्लीज सब लोग. आर मैंने इस एंगल को लिया, इतना हिस्सा, यही तो आर है. ये जो एन है ये बैक होकर के आई तक गया है. तो और ये जो हमारा नॉर्मल है वो ये पीछे. तो नॉर्मल और इस बैक वाले के बीच को ही तो आर कहोगे कि नहीं कहोगे बताओ. ध्यान से समझना भाई,
ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए आपको। पहली चीज, ये जो नॉर्मल है इसको पीछे जब प्रोड्यूस कराया, देखो ये तभी तो आई पे पहुंचा है। तो जो एंगल ये आर है, देखो वर्टिकल अपोजिट के हिसाब से देखो तो ये वाला आर होगा कि नहीं होगा? आप वर्टिकल अपोजिट समझें इस चीज को। तो अब हमें एक डायग्राम का डिस्कशन हो गया, डायग्राम ही मेन था। फिर भी अगर आपको कम समझ में आया हो, मैं थोड़ा सा हिस्सा इसका बता रहा हूं। जैसे ओ ए सी और ये पीछे जो बढ़ाया मैंने आई, मेरा मतलब इससे ज्यादा है, इस हिस्से से। देखिए जो ये नॉर्मल गया था हमारा, नॉर्मल और इसके बिटवीन ये पूरा एंगल हमारा क्या बोला जाएगा? आई। और ये वाला कितना है? आर। यहां से आपने एम डाला, एच हाइट वाला, इसको गामा लिखा है, इसको बीटा लिखा है, इसको अल्फा लिखा है। आप लोग इस डायग्राम को फिर से समझ लिए, वही चीज, ये बीटा, ये अल्फा, ये गामा है। ये वाला जो सी से ए तक लाइन गई है और आई से ए तक गई, इसके बिटवीन के एंगल को मैंने आर बोला है। ये वर्टिकल अपोजिट है पीछे वाले का। और आई तो आप जानते हो इंसिडेंट और नॉर्मल के बिटवीन होता है, इसलिए आई ये है। यही डायग्राम मैंने यहां दोबारा थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दिया है। अब मैं यूज करने वाला हूं एक कोई ट्राइंगल पर्टिकुलर। डायग्राम आप अच्छे से भर लीजिए अपने मन में, क्योंकि मैं इसके बाद एक ट्राइंगल उठाने वाला हूं, प्रूविंग स्टार्ट कर रहा हूं। इन ट्राइंगल, ध्यान देना प्लीज, ओ ए सी, क्या आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको? ओ ए सी सबको दिख रहा है? आप इसमें देख सकते हैं ओ ए सी। अच्छा एक बात बताओ, एक प्रॉपर्टी होती ट्राइंगल की, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल्स टू, आगे बताओ। अच्छा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ध्यान दीजिए, मैं यही कहना चाहता हूं। हाँ हाँ, इस वाले ट्रायंगल को देखें, मैंने यही तो लिया है अभी आपके सामने। देखो अभी कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, बताओ? ओ ए सी लिया है। ओ ए सी में बताओ एक्सटीरियर कौन है? एक्सटीरियर बताओ पहले। गामा है। इसका इंटीरियर कौन हुआ? अल्फा और आई। देखो ध्यान से, अल्फा और आई इंटीरियर है कि नहीं? इन दो इंटीरियर का सम अल्फा होगा, गामा होगा। इसको समझते चलें बहुत अच्छे से। ये गामा एक्सटीरियर है, यहां पर अल्फा है और यहां पर आई है। तो जो गामा होगा अल्फा और आई का एक सम होगा या नहीं होगा, बताओ? ये प्रॉपर्टी यहां यूज कर रहा हूं मैं, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ओ ए सी मैं पहले लिखूंगा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ अदर टू इंटीरियर एंगल। क्या ये बात आप एग्री हैं कि नहीं, बताओ? किसी ट्रायंगल में जो एक्सटीरियर होता है उसकी वैल्यू अदर टू, दूसरे साइड में जो दो होते हैं उनके इंटीरियर के इक्वल होती है, सम के। तो अगर इस डायग्राम में मैं एक्सटीरियर पूछूं आपसे, ओ ए सी में ट्रायंगल से बाहर गामा है, तो ट्रायंगल के अंदर यहां अल्फा और यहां पर आई है, तो मैं लिख सकता हूं गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई। यहां से मैं आई की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं, तो आई इज इक्वल टू, देखो क्या बनेगा, गामा माइनस अल्फा इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम किसी को? पहले एक बात बताओ, फर्स्ट स्टेप में पहले मैंने जो ट्रायंगल लिया, ध्यान से इसका नाम देखो, ओ ए सी, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, यानी फर्स्ट ट्रायंगल हमने ऑब्जेक्ट की वजह से लिया है, जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है। दोबारा यही प्रोसीजर, यही प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं इमेज वाले ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? आई ए सी। ए सी वही रहा, देखो आई आ गया होगी प्लेस पे। तो अब मैं कह रहा हूं अगेन, इन ट्रायंगल आई ए सी, मिला आप लोगों को देखने को आई ए सी? वहां देख लो या यहां देख लो, ये आई यहां से स्टार्ट हुआ, आई ए सी। यहां भी तो एक्सटीरियर गामा है, इंटीरियर कौन है जरा बताओ? बीटा और आर। देखो बीटा और आर, ओके। तो हम कहेंगे फिर से एक बार, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। सिंबल ये वाला बना दे रहे हैं इसलिए, जिसे गामा जैसा आर मैं बना रहा हूं तो कंफ्यूजन ना हो।
तो ये आर इस तरह बना दिया, बट मैं ऐसा बनाता नहीं हूं, मैं हमेशा आर कैसा बनाता हूं, ये वाला, बट इस जगह मैंने चेंज कर लिया है। अच्छा यहां से आर निकालो जरा देखो, तो गामा माइनस बीटा आएगा। इन दो इक्वेशंस को आप क्या समझ पाए? किसी के मन में कुछ पूछने लायक हो तो पूछ लो भाई। पक्का सबको समझ आ गया? शिवाशीष बताओ समझ। अब हम बात करते हैं, अच्छा आई और आर निकाला मैंने, क्या निकाला है सोचो आप लोग, आई आर क्यों निकाला होगा। अब करेंगे क्या इसका, कहां यूज कर सकते हो? साइन आई बाई साइन आर, स्नेल्स लॉ में यूज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? पक्का इसीलिए निकाला ही है मैंने। तो अब हम कहेंगे बाई यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ जिसको नहीं याद हो भाई प्लीज इसको याद कर लो, फॉर्मूला साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू एन होता है। एन का मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। भाई ए एन जी लिखते हो तो ग्लास का होता है एयर के रिस्पेक्ट में, ए एन डब्ल्यू लिखते हो वाटर का होता है एयर के रिस्पेक्ट में, यानी जो फर्स्ट है उसके रिस्पेक्ट में सेकेंड का निकालते हो ना, तो ये एन का मतलब होता है सेकेंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसको n2 बाई n1 भी कह सकते हैं आप। फर्स्ट मीडियम n1 है और सेकेंड वाला n2 है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अच्छा एक बात सुनो, एक प्रॉपर्टी में यूज कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की, फॉर स्मॉल एंगल्स, जिसको ये पता हो मुझे बताए, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा विल बी इक्वल टू थीटा। क्या होती है? कितने लोग को ये प्रॉपर्टी पता है? हैंड रेज करें। ओनली वन स्टूडेंट, फ्रेंजल, मिस्टर तिवारी। देखो साइन थीटा थीटा होता है, टेन थीटा भी थीटा होता है, और कॉस थीटा 1 होता है स्मॉल एंगल्स के लिए। इसके लिए एक्सपेंशन होता है, मैं अलग से बता दे रहा हूं। साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। होती सीरीज। जब स्मॉल एंगल लिया आपने तो उसका स्क्वायर, जो क्यूब स्क्वायर होंगे और छोटे हो जाएंगे। देखो जैसे सपोज करो 0.01 डिग्री मैंने एंगल ले लिया, स्मॉल एंगल की बात हो रही। अच्छा इसका क्यूब करो तो क्या आएगा बताओ? 0.0001 आएगा कि नहीं? काफी निग्लिजिबल होता चला जाएगा आगे कि नहीं? तो आगे का हिस्सा निग्लिजिबल हो गया, बेकार हो गया, तो सिर्फ मेन सिग्निफिकेंट कौन बचा? फर्स्ट टर्म। तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ऐसी ही सीरीज 10 में भी होती है, वहां भी थीटा से स्टार्ट होता है। कॉस में लेकिन सीरीज 1 से स्टार्ट होती है। कॉस की सीरीज क्या होती है किसी को याद है? 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू थीटा 4 बाई फैक्टोरियल, यानी ऊपर ऑड नंबर है नीचे इवन नंबर है, तो इसका सिग्निफिकेंट क्या रहता है? 1। तो कभी भी स्मॉल एंगल्स अगर मैं ले रहा हूं और साइन है तो उसको थीटा लिखेंगे, कॉस है तो 1 लिखेंगे। तो चलिए फिलहाल इसकी बात समझ गए हो, वो बैकग्राउंड था मैथमेटिक्स से। फिर वापस आते तो स्मॉल एंगल्स के लिए साइन आई को हम क्या लिख देंगे कुल मिला के? आई। साइन आर को n2 बाई n1। आई और आर जो निकाला है तुमने वो यहां पुट करो। आई को क्या निकाला था आपने? देखो पीछे जरा, आई की वैल्यू क्या थी? गामा माइनस अल्फा। आर की वैल्यू क्या थी? गामा माइनस बीटा। चलो पुट करते हैं, गामा माइनस अल्फा बाय गामा माइनस बीटा। ध्यान रखिएगा सब खेल डायग्राम का है, केवल डायग्राम न समझ में आया तो मुझे बता देना, निसंकोच में दोबारा समझा दूंगा। मुद्दा डायग्राम में फंसा हुआ है, वहीं कृपा रुकेगी, समझ गए? और कहीं कृपा रुकने वाली नहीं है। अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो गामा n1 माइनस अल्फा n1 गामा n2 माइनस बीटा n2। बोलो बच्चा लोग। अच्छा एक बात देखो, गामा 2 जगह पड़ा हुआ है, इकट्ठा कर दो, और अल्फा बीटा एक साइड, तो मैं बीटा उधर से इधर ले आ रहा हूं और गामा वाला टर्म उस तरफ ले जा रहा हूं। तो सुनिए जरा, पहले वही लिख रहा हूं मैं, गामा वाला। गामा अगर कॉमन ले लिया तो n2 माइनस n1 बनेगा कि नहीं बताओ? ये गामा उस तरफ ले गया हूं मैं, गामा कॉमन तो n2 माइनस n1, तो ये बीटा इस तरफ ले आया हूं, तो बीटा n2 माइनस अल्फा n1 बनेगा या नहीं बनेगा बताओ? इस तरह से। यहां तक की बातें समझ में आई सब लोगों को कि नहीं बताओ? ऊपर शायद मैंने 2 इक्वेशन डाला था, 3 इक्वेशन हो गई यहां तक। अब मेरे पास जो बात बची वो सिर्फ अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज फाइंड करने की बची। फिर चलो वापस
कहां? डायग्राम पर। डायग्राम में अल्फा बीटा गामा कहीं है, ढूंढो चल के उनको। देखो अल्फा बीटा गामा, यहां से मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। स्मॉल एंगल के लिए मैंने कहा था साइन थीटा को थीटा और टेन थीटा को भी थीटा लिखते हैं। तो पर चलो यहीं से हम वैल्यू यहां पर निकाल के रख दे रहे हैं आपके लिए समझाने के लिए, डायग्राम यूज करना है ना मुझे। तो इसके लिए पहले ये बोलेंगे कि m इज वेरी क्लोज टू p। क्या बोलेंगे हम? m को क्या बोलेंगे? वेरी क्लोज टू p। हम कहेंगे इफ m इज वेरी क्लोज टू p। सब खेल डायग्राम पर रखा है, देखना जरा। p के काफी क्लोज ले लिया m को, m और p में कोई खास डिफरेंस नहीं, मैंने ये कहा। तो जरा देखो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है, ध्यान देना प्लीज सब लोग, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u कहते हो कि नहीं कहते हो? बताओ। इमेज डिस्टेंस को क्या कहते हो? v कहते हो। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस r होती है कि नहीं? बताओ। अच्छा, साइन कन्वेंशन बहुत बार आपने पढ़ा होगा। लेंस या मिरर से जो लेफ्ट साइड डिस्टेंस होती हैं वो निगेटिव होती हैं, जो राइट साइड होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, जो डाउनवर्ड होती हैं वो निगेटिव होती हैं। जानते हो बात? सब लोग जानते हो ना? तो यहां देखो u हो या v हो या r हो, सब लेफ्ट में है, तो सब कैसे लिए जाएंगे? निगेटिव। और जो h है ये अपवर्ड है, इसको कैसा लोगे? पॉजिटिव। तो मैं अगर पहले o a और अब p को m को कुछ भी को ट्राइंगल में अगर मैं tan अल्फा निकालना चाहूं तो tan अल्फा ही तो अल्फा होता है स्मॉल एंगल्स के लिए, बोला मैंने। फॉर स्मॉल एंगल tan अल्फा क्या हो जाता है? अल्फा। और अल्फा अगर tan निकालो तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर h है और बेस u है कि नहीं? बताओ। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? h बाई u। और u किस में लोगे? माइनस में। क्यों लोगे? क्योंकि लेफ्ट साइड है। tan बीटा निकालो, tan बीटा क्या बन जाएगा? बीटा। h बाई माइनस का v। नहीं समझ में आ रहा संख? तो tan गामा निकालो, ऊपर हम लिख ही चुके स्मॉल एंगल स्मॉल एंगल, तो tan गामा ही गामा होगा, तो h अपान माइनस का r आएगा। देखो भाई यहां गामा है तो r हुआ बेस, यहां बीटा है तो v हुआ बेस, और यहां अल्फा है तो u हुआ बेस। अब ये देखो tan अल्फा tan बीटा tan गामा निकल चुके ना, और इनको उठा लेते हैं और पुट करते हैं चल के जहां पीछे छोड़कर आए थे, फिर जर्नी वहीं से स्टार्ट करते हैं आगे। चलो इस जगह आ जाओ फिर से। गामा की वैल्यू हमारे पास h बाई माइनस r है, देखो। बीटा की वैल्यू h बाई माइनस v है, अभी निकाला हमने। और अल्फा की वैल्यू h बाई माइनस u है। सब लोग एक काम करो, पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लो और h कॉमन ले लो और काट डालो। यहां का ये माइनस, यहां का ये माइनस, यहां का ये माइनस कॉमन होगा, h और h कॉमन होगा, कैंसिल होगा। तो यहां पता क्या बचने वाला है? n2 माइनस n1 बाई r बचेगा। देखो यहां आ जाओ, ये माइनस तो चला गया है, n2 बचा है और v बचा है। एक माइनस चला गया लेकिन एक तो अभी भी रुका हुआ है, तो क्या बचा? n1 बाई u। देखो ध्यान देना बच्चा लोग, एक फॉर्मूला यही है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस, जो मुझे ड्राइव करना था। बट इसका एक स्टाइल और बनाऊंगा मैं, ये भी रिजल्ट है, इसको याद कर लेना, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, डिवाइडिंग बाय n1 ऑन बोथ साइड। जब आप n1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो n2 बाय n1 माइनस 1 बनेगा या नहीं बनेगा? बताओ भाई। n2 में n1 डिवाइड, n1 में n1 डिवाइड, n2 बाय n1 तो बच गया, n1 बाय n1 1 हो गया भाई। r1 जो था वैसे रहने दो r। यहां पर देखो n2 बाय n1 करोगे तो क्या बनेगा? पहले लिख देते बाद में बनाएंगे। n2 बाय n1 यहां बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। और जब यहां डिवाइड करोगे तो भाई साहब क्या बनेगा? 1। और n2 बाय n1 को मैं अभी पीछे n बोल चुका हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तो अब इसको हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ n माइनस 1 बाई आर इज इक्वल टू n बाई वी माइनस 1 बाई यू। ये दो फॉर्मूले हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों यूज होते हैं न्यूमेरिकल्स में और आगे डेरिवेशंस में भी यूज होंगे, थ्योरी में भी। इतना नोट कर लीजिए, अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए। देखिए कॉनकेव का रिजल्ट तो हो गया है, अब हम कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बार हमें कॉन्वेक्स बनाना होगा। हेडिंग डाल दीजिए, केस 2 करके डाल सकते हो या सेकंड नंबर या जो भी चाहें, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला ऑफ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। अब कॉन्वेक्स बनाना होगा तो हम लोग को ये जो स्फेरिकल कर्वेचर है वो राइट साइड ले जानी होगी। एक स्ट्रेट लाइन डाल दीजिए, इसको हम लोग क्या बोलते हो, प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलते हैं, और ये पॉइंट होता है हमारा पोल। अब सुनिए, हमें नॉर्मल चाहिए। नॉर्मल बनाने के लिए स्फेरिकल सरफेसेस में ध्यान रखना रेडियस नॉर्मल होती है। तो ये एक स्फीयर जैसा इमेजिन करिए, इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा उस तरफ। जो सेंटर से रे आती है, ध्यान रखिएगा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, नॉर्मल। इस पहले इधर से बनाई थी क्योंकि उसका कर्वेचर लेफ्ट की तरफ था। इस बार कर्वेचर कहां चला गया, राइट साइड, तो हमने वहां से ऐसे खींच दिया। अब एक लाइट रे, कहीं ऑब्जेक्ट आप इमेजिन कर लो, चाहे जहां ले लो, आपकी इच्छा जहां मन हो, ऐसे इधर कहीं। ऑब्जेक्ट हमेशा लेंस या मिरर दोनों के लेफ्ट साइड लिया जाता है। किधर लिया जाता है, लेफ्ट, ये पक्का है। यहां से एक लाइट रे जाएगी, कलर चेंज करके भेज देता हूं। ये लाइट रे देखो जा रही जा रही जा रही, थोड़ा फिसल गई। मैं थोड़ा स्ट्रेट लाइन चाहता हूं, मुझे लग रहा है स्केल उठानी पड़ेगी मुझे। उठा लेता हूं, हटाओ, जब सुविधा है मेरे पास तो उसका यूज करें। स्केल से बनाए तो डायग्राम सुंदर बनेगा। टूल्स, स्केल, चलो अब सही। हम सोच रहे थे ना स्केल यूज करें यार, स्ट्रेट लाइन बन जाए, बन ही जाए। लो भाई, ये देखिए हमारी स्ट्रेट लाइन है। ये हमारी कोई लाइट रे थी जो जा रही है वहां पर ऑब्जेक्ट ओ से। ये मीडियम हमारा रेयरर है, कैसा है, और ये हमारा मीडियम। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, सिंपल बिल्कुल, अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे जाती है तो क्या करेगी, बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। इस बार ये नॉर्मल है, इसको यू बेंड होना होगा या नहीं होना होगा बताओ। तो ये जहां जा रही उससे थोड़ा अंदर की तरफ बेंड हो गई, देखो थोड़ा अंदर की तरफ बेंडिंग होगी कि नहीं होगी, टुवर्ड द नॉर्मल। जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आप इसको पीछे प्रोड्यूस करोगे। देखो फिर मैं स्केल से प्रोड्यूस करा देता हूं, स्केल लगा करके। जब आप इसको स्केल से प्रोड्यूस कराएंगे, मतलब हमने यूज कर दिया, डायग्राम साफ अच्छा बने, इसके पैरेलल लेना है। ये जो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल हुई है, इसके पीछे डॉट 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 बढ़ाते चले जाओ, ऐसा लगेगा यहां से आ रही। देखो ये जानी तो चाहिए थी उस तरफ, लेकिन बेंडिंग होने की वजह से थोड़ा बैक हो गई, उसको पीछे प्रोड्यूस कर दीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? हल्का से बेंड करिए और जितना बेंड हो वहीं से बैक इधर ले आइए। जहां इस तरफ मीट करेगी, यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, आई, इमेज यहां बन जाएगी। बोलो भैया लोग, यहां एक नॉर्मल डाल दो m, जिसकी हाइट को क्या लेते थे, h। अच्छा एक बात समझना, जो इंसिडेंट होती है, जो नॉर्मल होता है, उनके बिटवीन जो एंगल होता है वही तो आई होता है। ये नॉर्मल गया है, देखो साइड ध्यान रखिएगा, रेयरर मीडियम में है तो नॉर्मल की पोजीशन रेयरर में ढूंढो। ऐसा ना सोचना कि नॉर्मल ये मान लो और इंसिडेंट ये ले लो, ये वाला आई बता दो ना। क्यों? इसमें दो मीडियम यूज कर लिया आपने एक साथ। अगर हमारी इंसिडेंट रे रेयरर में है तो नॉर्मल का पोर्शन रेयरर की तरफ ढूंढिए।
अगर डेंसर में जो रे है उसके लिए नॉर्मल के साथ कुछ रिलेशन बनाना है तो डेंसर में नॉर्मल देखिए, दोनों तरफ नॉर्मल होता है। जब इस लाइन को आगे बढ़ाओगे तो ये नॉर्मल इस तरफ गया कि नहीं गया, तो इस तरफ जो नॉर्मल है और जो इंसिडेंट है इसके बीच के एंगल को क्या बोलोगे आप, आई। अच्छा, ये रिफ्रैक्टेड है जो एरो वाली है और ये नॉर्मल है, तो रिफ्रैक्टेड और इसके बिटवीन के एंगल को आप क्या बोलोगे बताओ, नॉर्मल के, आर बोलोगे कि नहीं बोलोगे। अच्छा, जो ऑब्जेक्ट वाला एंगल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, और जो इमेज वाला होता है और जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ होता है उसको गामा कहते कि नहीं कहते, आप लोग बताओ मुझे। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हो कि नहीं बोलते हो, और ये लेफ्ट साइड है तो पता कैसा बोलोगे, माइनस यू। यहां लिख दो माइनस, या बाद में यूज करो तब माइनस लगा लेना। इमेज डिस्टेंस को क्या बोलते हो, लेफ्ट साइड होने की वजह से क्या बोलोगे, माइनस वी। लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड है इस बार, ये कैसा रहेगा, प्लस आर। कैसा रहेगा, ये प्लस आर हो गया। देखो डेरिवेशन की स्टाइल वही है, क्या है, पहले ट्रायंगल यूज करोगे, इन ट्रायंगल ए ओ सी या ओ ए सी। देखो इसको, इस पॉइंट को ए बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, ए ओ सी। ट्रायंगल दिखा सबको, ए ओ सी ट्रायंगल दिखा कि मैं अलग से बना के दिखाऊं। देखो ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये पूरा ट्रायंगल हुआ। इस ट्रायंगल के देखो ये दोनों इंटीरियर है कि नहीं, एक्सटीरियर कौन है, आई। तो वही प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूं मैं फिर से, हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। तो चलो एक्सटीरियर हमारा आई है और इंटीरियर इस वाले में अल्फा और गामा है, तो आई इज इक्वल टू क्या बन गया, अल्फा प्लस गामा। यहां सीधे डायरेक्ट आई निकल आया, उसमें पास आउट करना पड़ा था, इसमें डायरेक्ट आई, हमें आई आर की वैल्यू चाहिए। फिर दूसरा देखो, पहले ऑब्जेक्ट वाला लिया है, अब दोबारा कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल आई वाला, आई ए सी। अब आई ए सी देखो चल के, आई ए सी, ये बेस एंगल यहां गामा और यहां पर बीटा, और इसमें जब आप आगे देखोगे तो एक्सटीरियर में कौन पड़ा है, आर। देखो इस ट्रायंगल के बाहर आर है, तो जो आर की वैल्यू है भैया लोगों, वो बीटा प्लस गामा है। आप इस बात से एग्री हैं, पहले बताएं। हमने आई और आर निकाल दिया है, अब क्या करना चाहिए मुझे, स्नेल्स लॉ। क्या करना चाहिए, अच्छा चलो बहुत बढ़िया, सही बता दिया शिवाशीष, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता क्या है, साइन आई बाई, अब बड़ा आराम से हो जाएगा, इसको एन कहो या फिर, जब ये कर लेते हैं तो हम कहते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स। क्या करते हो बताओ, साइन थीटा को क्या कहते हो, थीटा कह देते हो कि नहीं बताओ, स्मॉल एंगल्स के लिए। तो साइन आई और साइन आर की जगह आई बाई आर हो गया और एन टू बाई एन वन हो गया। आई आर की जो वैल्यू निकाली है, आई की वैल्यू क्या निकली थी, अल्फा प्लस गामा, और आर की वैल्यू क्या निकली थी, बीटा प्लस गामा, एन टू बाई एन वन। फिर क्या किया था आप लोगों ने, वही पूरा प्रोसीजर, क्रॉस मल्टीप्लाई, अल्फा एन वन प्लस गामा एन वन इज इक्वल टू बीटा एन टू प्लस गामा एन टू। बताओ बताओ सब लोग बताओ, गामा वाले एक साइड, अल्फा बीटा एक साइड, गामा कॉमन भी ले लो तो एन टू माइनस एन वन, ये वाला उधर ले गया हूं मैं, बीटा इधर आया है, अल्फा एन वन माइनस बीटा एन टू, इक्वेशन 3 डाल दो। फिर हमें क्या चाहिए था पता है, tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। तो इन ट्रायंगल, आप चाहो तो नाम बताते जाओ किससे निकाल रहे हैं, देखो डायग्राम में देखना जरा, एम और पी को क्लोजर लेते हैं, लेते कि नहीं लेते बताओ। और फिर हम पहले लेंगे ओ ए एम वाला ट्रायंगल, देखो तो tan अल्फा होगा h अपान यू, लेकिन यू कैसा, माइनस का। तो चलो
ट्रायंगल ना भी लिखो आप, हटाओ कौन लिखेगा, डायरेक्ट निकालता हूं। tan अल्फा मतलब अल्फा, मतलब हो गया h अपान माइनस यू। tan बीटा मतलब बीटा, देखो h अपान माइनस वी। बट tan गामा पे ध्यान देना आप लोग, h अपान क्या होगा, प्लस आर। क्यों? हाँ भाई, गामा हमारा किस साइड है, राइट साइड इन द डायग्राम। देखो, इसलिए जो आर लिया वो कैसा लिया है, पॉजिटिव लिया है। तो चलो इन सब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू लिखो, इक्वेशन 3 में लाओ। चलो, यूजिंग अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3, यूजिंग अल्फा बीटा गामा इन इक्वेशन 3। रख रहा हूं मैं, गामा पहले है तो वहां हो गया h बाई प्लस का r ब्रैकेट n2 माइनस n1 इज इक्वल टू अल्फा n1 है ना, तो अल्फा की जगह h अपान माइनस यू और n1, बीटा की प्लेस में ले आओ h अपान माइनस वी और n2। देखो h कॉमन ले लो, बोथ साइड कट कर दो, तो n2 माइनस n1 बाई आर, h कॉमन कट हुआ, माइनस रहेगा यहां पर, माइनस n1 बाई यू, और ये प्लस हो जाएगा n2 बाई वी। बताओ सब लोग, इसको आप थोड़ा और ऐसे लिख दो, n2 माइनस n1 बाई आर इज इक्वल टू, पहले n2 बाई वी लिख लो और माइनस n1 बाई यू। एक तो फॉर्मूला यही बन गया। फिर क्या करते थे हम लोग उस वाले में, बताओ, डिवाइडिंग बाई n1 ऑन बोथ साइड। तो चलो दोनों साइड हम लोग इसको डिवाइड कर दे रहे हैं n1 से, यहां बनेगा n2 बाई n1 माइनस का 1 आएगा, यहां n2 बाई n1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, और n2 बाई n1 क्या हो जाता हमारा, n माइनस 1 अपान आर इज इक्वल टू n बाई वी माइनस 1 अपान यू। नोट कर लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है।